हेलो स्टूडेंट्स, आस्था विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका तीसरा क्लास है पॉलिटी का। हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड क्लास में हम लोग पढ़े थे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आज की क्लास है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी प्रियम्बल के बारे में हम लोग कुछ पढ़ना है, प्रस्तावना के बारे में। आखिर संविधान में प्रस्तावना की चर्चा जो है की गई है और प्रस्तावना एक बड़ा छोटा शब्द लग रहा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, पूरे संविधान का ये सारांश है एंड परिचय। कहते ही हैं कि भाई प्रस्तावना क्या है, पूछा जाता है प्रस्तावना क्या है, तो संविधान का परिचय है। इस एक छोटे शब्द में पूरे संविधान की व्याख्या कर रखा है। तो आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, कुछ इसके शब्द को पढ़ने वाले हैं जहां से आपका क्वेश्चन आता है। हालांकि इसका अगर डिस्क्राइब किया जाए तो बहुत लंबा चौड़ा जो है सेशन हो जाएगा, लेकिन हम लोग ना ज़्यादा लंबा सेशन लेंगे ना ज़्यादा छोटा सेशन लेंगे। ओवरऑल हम लोग पूरा समझने का, इसके मुख्य शब्दों का प्रयास करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें। जैसा कि आप कई जगह आप लोग देखे भी होंगे, ऐसे लिखा हुआ रहता है एनसीईआरटी बुक में, या कई जगह लिखा रहता है आपको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, जिसमें लिखा रहता है प्रियम्बल के बारे में चर्चा किया गया रहता है। हिंदी में उद्देशिका या प्रस्तावना। इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, थोड़ा जूम करके हम दिखा रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश करेंगे। पहला ही है हम भारत के लोग। हालांकि एक बात और चर्चा करना चाहेंगे आप लोगों के साथ कि बहुत दिनों तक जो है ये प्रस्तावना को संविधान का अंग ही नहीं माना गया। कहने के लिए कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन बहुत दिनों तक संविधान का अंग इसे नहीं माना गया। 1950 का गोपालनवाद जो है वो मामला देख लीजिए। उसमें फैसला क्या आया? उस वाद में फैसला आया कि ना, प्रस्तावना जो है वह हमारे संविधान का अंग नहीं है। हम 1950 एक मिनट 1950 का गोपालनवाद की चर्चा कर दें। इसमें क्लियर कर दिया गया कि नहीं, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। 1960 में यह कह दिया गया, बेरुबारी मामला आया और बेरुबारी मामला में ये बोल दिया गया कि इसमें भी बोल दिया गया कि नहीं, ये संविधान का अंग नहीं है और ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है किसी भी प्रकार का। ये बेरुबारी मामला है 1960 का। उन्नीस 1973 की बात करें हम, केशवानंद भारत विवाद जो है उसकी बात जब 1973 में हम कर रहे हैं, केशवानंद भारत विवाद, तो उसमें ये क्लियर हो गया और क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, ये आपको जो है प्रस्तावना जो है वह संविधान का एक अहम अंग है, प्रमुख अंग है, और समय पड़ने पर इसमें संविधान में जो है वह प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती विवाद में जो है सो ये आ गया, क्लियर करके फैसला आ गया। और हुआ क्या
प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ। तो हम संशोधन की भी बात करेंगे, कब हुआ, कितनी बार हुआ, क्या हुआ, इसकी बात तो 73 के बाद की बात है वो संशोधन। पहले तो हम देख ले, इनके मुख्य शब्दों को देख ले। जैसे देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहला ही लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां तक देखेंगे, यहां तक एक लाइन, हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखो भारत, ये भारत की चर्चा ना 2 बार की गई है। यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है कि भारत की चर्चा प्रस्तावना में कितनी बार की गई है, तो 2 बार की गई है। देखो कितने अच्छे से सजा के लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व कहने का तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। यहाँ पर फिर सेकंड में हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि भाई ये 3 पॉइंट का क्या मतलब है। तो हम लोग देखें धीरे धीरे किस किस शब्द को पढ़ना है। चलो, हाँ लिखा ही हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत यानी हम भारत के अंदर जितने भी राष्ट्र के में रहते हैं वो सभी जनता के बारे में कहा गया। हम सभी भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सोवेरिजन की बात की गई है। संप्रभु, सोवेरिजन की बात की गई है। सोवेरिजन का मतलब क्या है, संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब क्या है। हम थोड़ा सा लिख दे आपको, भारत किसी राष्ट्र के अधीन नहीं है, नहीं है और ना ही किसी राष्ट्र, ना ही किसी अन्य राष्ट्र का डोमिनियन है। यानी संप्रभुता क्या कहलाता है कि ना ही वह किसी राष्ट्र के अंदर कार्य कर रही है, किसी के अधीन है उसका प्रशासन, और ना ही वह किसी का डोमिनियन राष्ट्र है। यानी भारत जो है वह अपने आप में स्वतंत्र है। ये पहला शब्द आप लोगों ने संप्रभुता के बारे में आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट समाजवादी की चर्चा की गई है, भारतीय संविधान में समाजवादी की चर्चा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारे भारतीय संविधान में समाजवादी की चर्चा की गई है। हमारे समाजवादी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। एक लोकतांत्रिक समाजवाद और एक होता है साम्यवादी समाजवाद। तो हमारे भारत में जो है ना वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद की व्यवस्था नहीं है हमारे भारत में। समाजवाद को डिफाइन जो है वह किसने किया था, वो कार्ल मार्क्स ने किया था। यानी हमारे यहाँ का समाजवाद जो है वह गांधीवाद, गांधीवाद एवं मार्क्सवाद, मार्क्सवाद का मिला जुला है, मिला जुला समाजवादी व्यवस्था है। लेकिन इस दोनों में भी गांधीवाद समाजवादी व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया गया है।
इस दोनों में किस पे जोर दिया गया है? गांधीवाद समाजवादी व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है समाजवादी का उद्देश्य क्या है? गरीबी, उपेक्षा, बीमारी का निषेध, अंत। और एक बात और बताना चाहेंगे आप लोग को, लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था जो है ना, लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था जो है ना, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था में ज्यादा विश्वास रखता है। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे भी कि हम लोग के यहाँ किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, भारत में किस प्रकार की समाजवादी व्यवस्था है। तो भारत में जो है ना वह लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था है। भारत में समाजवादी व्यवस्था किस प्रकार का है? गांधीवाद है या मार्क्सवाद है? दोनों का मिला जुला है। लेकिन आखिर बल किस पे दिया गया है? गांधीवाद पे बल दिया गया है। यानी भारतीय समाजवादी व्यवस्था किसमें विश्वास रख रही है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रख रही है। आई थिंक सो इस शब्द को समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़े। ओके, यहाँ सेकुलर की बात की गई है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। देखो दोनों में अगर कहे तो थोड़ा सा अंतर है, अगर दोनों को डिफाइन करें। धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों का समान महत्व, पंथ निरपेक्ष सभी धर्मों का एक समान सम्मान करना। यानी हमारी प्रस्तावना में जो है वह पंथ निरपेक्ष की चर्चा की गई है, अर्थात सभी धर्मों का एक समान सम्मान करना है। और एक बात ये भी जान लें कि हमारी राष्ट्र या हमारा राज्य किसी एक धर्म प्रधान नहीं है। सभी धर्म का समान महत्व यहाँ है, समान एक ही समान रेस्पेक्ट है उसकी। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ समझ गए होइएगा। लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक, आवर कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग बोलते भी है कि आवर कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्री। थोड़ा सा इसको देख ले, क्या है डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक का मतलब यहां हुआ कि यहाँ की जो सरकार चुनी जाती है, यहाँ की जो सरकार चुनी जाती है, जो हेड होते हैं, उसको कौन चुनता है? आम जनता। यानी आम जनता द्वारा जिस राष्ट्र में सरकार प्रतिनिधि को चुना जाता है उसे लोकतंत्रात्मक, वैसे राष्ट्र को लोकतंत्रात्मक राष्ट्र कहा जाता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। सरकार प्रतिनिधि जैसे यूएसए में देख लो, यूएसए में क्या है? प्रत्यक्ष रूप से अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति को। यह यूएसए की बात है। हमारे देश में देख लो, अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो राष्ट्रपति को अपॉइंट करते हैं। क्या करते हैं? पहले हम लोग एमएलए एमपी को जो है वो चुनकर भेजते हैं और फिर वो लोग मिलकर
जो है वह एक हेड को चुनते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड को चुनते हैं। यानी कुल मिला के हम लोग यही कह सकते हैं कि हम लोग के यहाँ हम लोग चुनते जरूर है अपने एग्जीक्यूटिव हेड को, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते, जैसा कि यूएसए में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यानी हमारा कंट्री जो है वह डेमोक्रेटिक है, लेकिन किस प्रकार का डेमोक्रेटिक? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जो है हेड को, एग्जीक्यूटिव हेड को चुना जाता है, उस प्रकार का जो है वह डेमोक्रेटिक कंट्री है। आई थिंक सो ये भी समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट शब्द की तरफ चले, गणतंत्र, है ना, गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए। अब गणतंत्रात्मक का मतलब क्या है? गणतंत्रात्मक भी दो प्रकार के होते हैं। गणतंत्रात्मक भी दो प्रकार के होते हैं। एक है राजशाही, मोनार्की जिसको कहते हैं, और दूसरा है गणतंत्र राष्ट्र, गणराज्य या गणतंत्र, गणराष्ट्र या गणतंत्र। राजशाही में क्या होता है? ये जो हेड होते हैं ना वह राजा या रानी होते हैं, लेकिन गणराज्य या गणराष्ट्र में क्या होता है? इसका हेड जो होता है राष्ट्रपति होता है, जो जनता द्वारा नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति होते हैं। ओके, आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट शब्द की तरफ चले, न्याय की तरफ देखें। देखिए न्याय में देखेंगे थोड़ा सा, देखिए क्या है शब्द में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए ये क्या है? राजनीतिक न्याय। थोड़ा सा ध्यान देंगे। कितने प्रकार की व्यवस्था की गई? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था है। तीन प्रकार की व्यवस्था है। अब तीन प्रकार का न्याय का चर्चा कर दी है, सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक। हमारा प्रस्तावना कहता है कि हमारे राष्ट्र में तीन प्रकार की न्याय की व्यवस्था है। सामाजिक, हमारे देश में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। बेस, भूसा, के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करना है। हमारे समाज में सब इक्वल है, कोई भेदभाव नहीं करना है। आर्थिक, प्रस्तावना कहता है, जस्टिस में सेकंड लाइन कहता है आर्थिक न्याय, यानी अर्थ के अनुसार, पैसे के अनुसार, संपत्ति के अनुसार, संपत्ति के अनुसार
भेदभाव भेदभाव नहीं करना है, सब इक्वल है। राजनीतिक न्याय क्या है? तीसरा पॉइंट देखिए, राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय का मतलब है, चाहे वह वोट देने में हो, चाहे वोट में खड़ा होने में हो, राजनीति में खड़ा होने में हो, चाहे आप लोग देखते हुएगा कि राजनीति क्षेत्र में कई ऐसा जगह है जहां इक्वल लाइन में सबको खड़ा करने के लिए जो पहले से पिछड़े हुए हैं उनको एक आरक्षण दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? वो राजनीतिक न्याय के अंतर्गत जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबको इक्वल किया जा सके। तो वो आपका राजनीतिक न्याय हुआ, चाहे वह वोट देने में हो या राजनीति सीट में हो। ये इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। अगर कोई पीछे है तो उसको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन भी देना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, दे देना है। ये हमारा प्रस्तावना कहता है। बताओ, इतना छोटा छोटा वर्ड जो है वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, समानता, इक्वलिटी। इसकी तो क्या ही बात करें, ये तो फंडामेंटल राइट्स में ही चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार भाग 3, फर्स्ट राइट्स ही है हमारा राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी में आप लोग पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं तो हम ये फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ाएंगे। आर्टिकल 14 से 18 में हमारे संविधान में कहा गया है एकदम सबके साथ समान भाव रखना है, इक्वलिटी का बिहेव रखना है। हमारा 14 क्या कहता है? हमारा 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब समान है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, लिंग, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। हमारा आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में समान अवसर है। अगर समान अवसर मिला हुआ है, अगर कोई पिछड़ रहा है तो भाई उसी में लिखा गया है कि रिजर्वेशन के तहत उसको ले आओ। 17 में क्या कहा गया है? अरे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, छुआछूत नहीं करना है, अस्पृश्यता का अंत करो। ये सब क्यों कहा जा रहा है? किसको डिफाइन कर रहा है? अरे समानता को डिफाइन कर रहा है, इक्वलिटी को डिफाइन कर रहा है। 18 में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उपाधियों का अंत और उपाधि की जगह पर न है। अगर बेस्ट वर्क कर रहे हैं, बेस्ट सेवा दे रहे हैं, बेस्ट कार्य कर रहे हैं, बेस्ट उपलब्धि उसको मिल रहा है तो उसकी जगह पर उसको सम्मान, ये उपाधि खत्म करो, उसके जगह पर उसको सम्मान दिया जाएगा। तो पूरा जो है फंडामेंटल राइट्स का फर्स्ट राइट्स, ये राइट टू इक्वलिटी जो हमारा कहते हैं, उसमें 14 से 18 पूरा भर के दिया गया है। इक्वलिटी की चर्चा करी गई है, जहां हम लोग आपको फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहा फ्रेटर्निटी की चर्चा की गई है। अब फ्रेटर्निटी क्या है? हम लोग को कहा जाता है क्या? फ्रेटर्निटी यानी हमारे राष्ट्र के लोग ना भाईचारा के साथ रहे, एकता के साथ रहे, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। आप देखते भी हैं इस फ्रेटर्निटी को डिफाइन करने के लिए एकल नागरिकता भी लाया गया है कि सब एक है, न कोई किसी खास राष्ट्र, किसी खास राज्य का नहीं है। हम आपको इसके बारे में बताए भी थे कि अलग अलग राज्य का जो है नागरिकता नहीं मिलता, हमारे राष्ट्र का एक नागरिकता मिलता है। तो आई थिंक सो फ्रेटर्निटी भी समझ के होइएगा।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।